हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी। और आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने और भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने में, क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक हम अब स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ की जीवन है। इसके अलावा और भी ग्रह हैं। कितने ग्रह थे इसके अलावा? और 7 ग्रह, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, जैसे भूमि, जल और हवा, ये 3 की जरूरत होती है और जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल कैसा होता है? ये ठोस भाग होता है। पृथ्वी का ठोस भाग को हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो जलमंडल में क्या क्या, जैसे बर्फ है तो बर्फ भी तो जल ही है ना, मतलब वो ठोस, जल का ठोस रूप है। जलवाष्प जो है जल का जो गैसीय रूप है। तो इस तरीके से हमने 3 मंडल के बारे में देखे, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अगर हम जीवमंडल की बात करें तो जीवमंडल कैसे होगा? जहाँ तीनों जो जैसे जलमंडल है, ठीक है, जलमंडल है, भूमंडल है और यहाँ वायुमंडल है, तीनों जहाँ मिलेंगे इस एरिया, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम कहेंगे जीवमंडल। यहाँ देखिए शब्दों की उत्पत्ति की बात की गई है। तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम एक एक करके सभी मंडल के बारे में जानेंगे। पहला है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। हमने देखा कि भूमंडल जो है वो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो सॉलिड अवस्था है, सॉलिड भाग है, सॉलिड पार्ट है, उसको हम भूमंडल कहेंगे। ठीक है, और यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल में क्या पाए जाते हैं? जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हम आगे चित्र में देखेंगे। ठीक है, विश्व के मानचित्र में देखेंगे क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, वो भी हम जानेंगे जब हम मैप देखेंगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा, अक्सर रेलवे स्टेशन पे ऐसा लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई को मेजर किया जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल का जो सतह होता है ना, वो हर जगह समान होता है। जैसे भूमि अगर हम देखें, भूमि में तो इसका उबड़ खाबड़ होता है इसके सतह, कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं मैदानी इलाका, तो अलग अलग जगह अलग अलग इसका समतल होता है, मतलब सतह होता है। लेकिन अगर हम बात करें समुद्र तल की तो समुद्र तल हर जगह एक जैसा होता है, समान होता है, और वहीं से कहीं किसी भी जगह की जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, वहीं से मापा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, चित्र को देखेंगे, विश्व के मानचित्र को देखेंगे, चित्र 5.1 को देखेंगे।
इसमें देखिए आपको अलग अलग महासागर महाद्वीप दिखाए गए हैं। टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो फर्स्ट यहाँ देखिए दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और महासागर की बात करें तो कौन कौन से महासागर है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो महासागर कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अभी हमने देखा था ना कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए सभी महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है, ठीक, इधर हिंद महासागर है, फिर ये क्या है? प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की तो समुद्र तल से, जैसा कि अभी हमने देखा कि समुद्र तल से ही किसी भी जगह की ऊंचाई मापी जाती है, क्योंकि समुद्र तल हमेशा हर जगह उसकी सतह जो है इक्वल है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए, एक जगह आपको बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? ये समुद्र तल से 8,048 मीटर ये ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से इसको मापा गया है। तो वहीं अगर हम बात करें गर्त मतलब गहराई की, मतलब कि जमीन सतह से नीचे गहराई की बात करें तो ये है, ये सतह है, इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है। और इसकी गहराई की बात करें तो ये मरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी अगर हम सतह से नीचे की तरफ अगर हम ऊंचाई गहराई की बात करें तो ये कितना है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। तो यहाँ देखिए कि समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 8,848 मीटर है, मतलब इससे भी ज़्यादा इसकी गहराई है। मरियाना गर्त मतलब गहरा भाग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तेबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महाद्वीप के बारे में जानेंगे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, अभी हमने देखा, और यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप कौन कौन से हमने मैप में देखा अभी मानचित्र में, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक, इसको हमने मैप में देखा। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि उत्तरी गोलार्ध होता है 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, विषुवत या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इसके उत्तर में जो भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसके दक्षिण में जो भी भाग है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। एशिया, एक एक करके हम सारे महाद्वीप के बारे में जानेंगे। फिर से हम मैप में देख लेते हैं एशिया महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, यहाँ देखिए ये 7 महाद्वीप आपको दिखाए गए हैं, अलग अलग कलर से आपको बताया गया है, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ की अवस्थिति, यहाँ के खासियत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध क्या हो गया? हमने पढ़ा था ना कि पूर्वी गोलार्ध कैसे है। ये तो है 0 डिग्री जो कि 0 डिग्री अक्षांश जो कि पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। वहीं अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर की तो 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और वो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो एशिया महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या होता है? हमने पढ़ा था ना लास्ट
लास्ट क्लास में। कर्क रेखा क्या होता है? कर्क रेखा 0 डिग्री, ये तो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश को ही हम कहेंगे कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। और जो कर्क रेखा जो है ये एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करता है। यहाँ देखिए यूराल पर्वत, यहाँ हम देखते हैं ये 23.5 डिग्री क्या है। वर्ल्ड मैप अगर आपके पास एटलस है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री जो है ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है यहाँ है। यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो हमने देखा एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप की क्या क्या खासियत है उसके बारे में देखा और मैप में भी हमने जाना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और ये इसके बारे में है कि ये 3 तरफ से जल से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए मैप में देखिए कि जो यूरोप है, यूरोप एशिया को हमने देखा, एशिया महाद्वीप को देखा, और यूरोप महाद्वीप जो कि एशिया के पश्चिम में स्थित है। और यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। और हमें क्या बताया गया कि ये 3 तरफ से जल से घिरा है। इसके उत्तर में देखिए आर्कटिक महासागर है। इसके पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है। इसके दक्षिण में देखिए भूमध्य सागर है। हो गया ना, 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम मैप में भी देखेंगे। आप पाएंगे चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत वृत्त तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देखिए हम अफ्रीका को अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत वृत्त कहेंगे एंड 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। और ये तीनों रेखाएं जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एटलस पर्वत जो है यहाँ आप देखिए उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, इसको भी ध्यान में रखना है। सहारा मरुस्थल आप देखिए कहाँ लोकेट कर रहा है और विश्व का सबसे गर्म स्थान है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे पहला महाद्वीप क्या है? एशिया। ठीक है, विश्व का सेकंड बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका एंड तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि कहाँ पे है? यहाँ देखिए, ये मैप में दिखाया गया है। यह उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है।
और ये एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ है जिसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि क्या होता है? स्थल संधि होता है स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जल संधि क्या होता है? जल संधि होता है पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ आपको बताया गया है ये जल संधि है। कौन सा जल संधि है? ये पाक जल संधि है जो कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है। ठीक है, इसको कौन सा जल संधि कहते हैं? पाक जल संधि। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है या अलग करते हैं, तो ये कौन सा है? भारत और श्रीलंका। यहाँ पाक है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाक मतलब पाकिस्तान को समझ लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं, लेकिन आप आंसर गलत करके आते हैं। लेकिन आपको इसको याद रखना है कि पाक जल संधि जो है इंडिया, भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसको ध्यान में रखना है। पनामा स्थल संधि जो है वो क्या है? वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से महासागर से घिरा हुआ है? उत्तरी अमेरिका जो है 3 महासागर से घिरा हुआ है। कौन कौन सा महासागर है? इधर हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ये है आर्कटिक महासागर, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? पूरब में, दक्षिण अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर है एंड दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में देखना है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो हमने देखा वो अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है एंड सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, तो इसको ध्यान में रखना है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, अपलेशियन पर्वत भी उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, लंबी नदी और बड़ी नदी में क्या डिफरेंस होता है? लंबी मतलब इसकी लंबाई आपसे बोला गया है कि ये लंबी नदी है। बड़ी मतलब इसकी चौड़ाई भी आपसे बोला गया है। ये चौड़ाई, नदी का चौड़ाई अगर हम देखें जिसमें काउंट करते हैं, ये हो गया, ये बड़ी नदी है। लेकिन लंबी में इसकी लंबाई देखकर आपको बताया गया है, तो ये लंबी नदी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इसके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, तो इसको ध्यान में रखना है। ये तो हमने देखा स्थल मंडल के बारे में, भूमंडल के बारे में। अब हम जानेंगे जल मंडल के बारे में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल तथा 29% भाग जो है वो स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। सभी रूप मतलब बर्फ हो गया, जलवाष्प हो गया, जल है। इसे महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है किसमें? जल मंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कहीं पानी का सूखा पड़ गया तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो है, लगभग 71% भाग जो है वो पृथ्वी पर पानी है, फिर भी पानी से सूखा क्यों ग्रसित है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं।
हमें पीने की पानी की कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि 97% भाग खारा है और बाकी जो पानी है वो हिमनद के रूप में है, ठीक है, और भूमिगत जल के रूप में है, बर्फ की परत है, तो इस तरीके से कमी महसूस होती है। अब हम जानेंगे महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। क्या क्या? तरंग, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि तरंग क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है, एंड महासागरीय धाराएं क्या होती है। ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। और हमने मैप में देखा था। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, अभी हमने इसके बारे में जाना, चूंकि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का भी पता लगाइए। तो प्रशांत महासागर के बारे में हमने देखा और इसको मैप में भी हमने देखा था, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रशांत महासागर पृथ्वी के गोलाकार टाइप का है ना, तो इस मैप में आपको इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसको आप राउंड में करके देखिए, गोलाकार, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, ठीक है। इसको अगर हम सर्कल के रूप में फॉर्म में करते हैं तो प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर इस तरीके से। तो ये कौन कौन से महाद्वीप है इसके पास? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, जो कि एस के आकार का है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जो कि एस के आकार का लेटर बनाता है, तो वो है अटलांटिक महासागर। ये दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, तो ये सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श है। यहाँ बंदरगाह मतलब नेचुरल पोताश्रय है। क्यों? क्योंकि यह अनियमित एवं दंतुरित है। इस तरीके से आपको दिखाया गया है, इस तरीके से है, तो यहाँ पे बंदरगाह आसानी से टिक सकता है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम दंतुरित तटरेखा कहते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि जो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है कौन? आर्कटिक महासागर। किससे जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि से। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों जुड़े हुए हैं किससे? बेरिंग जल संधि से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक पनामा स्थल संधि हमने अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका जुड़ा हुआ है। पाक जल संधि है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। और बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल। हमने भूमंडल और जलमंडल के बारे में देखा, अब हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। कौन कौन से वे 5 परत है? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यह पृथ्वी के सतह के पास है, ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता है। तो आपके एग्जाम में कथन में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या पूछा जाए कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता है, क्या घनत्व, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जब जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं पर्वतारोही, उनको ऊंचाई के कारण घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या घटेगा। जैसे अगर आपको पहाड़ पे चढ़ाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मेंटली प्रिपेयर होना है। कहीं हम जाते हैं तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए और पहले ही उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए कि वहाँ जाएंगे तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले ऊंचाई पे जाएंगे तो घनत्व घटता है, घनत्व जो है वो घटेगा, साथ ही साथ तापमान भी घटेगा, ठीक है, तापमान भी घटता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसको भी ध्यान में रखना है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट समझने में। यहाँ समझिए कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, आगे बहुत ही काम आएगा ज्योग्राफी समझने में। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, तो जो वायु गतिशील है उसी को हम पवन कहते हैं, ठीक। तो ये तो हमने वायुमंडल के बारे में देखा। अब हम जानेंगे जीवमंडल के बारे में। हमने 3 मंडल कवर कर लिए, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब हम जानेंगे जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़ी स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आपको दिखाया गया है कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। ऐसा होते रहता है ना पृथ्वी पर, कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी ज्वालामुखी, ये सब चीज़ों से क्या परिवर्तित होते रहता है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल एक दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ जो है वो वायु को क्या करती है? प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है।
इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। आजकल तो इसका सीमित उपयोग से ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे एसी चला लिया, ठीक है, फ्रिज से भी बहुत ये कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी जो है भूमंडलीय तापन बढ़ रहे हैं। फ्रिज से जो निकलने वाले जो गैस है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। एसी से निकलने वाले गैस बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो गाड़ियाँ उत्सर्जित करते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र, उद्योग से जो भी गैस निकलते हैं, सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, भूमंडलीय तापन को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, जो पृथ्वी का संतुलन है, ठीक है, फिर यहाँ संतुलन में गड़बड़ी में हो रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब कि प्रकृति भी असंतुलन है, जिसका प्रभाव हम मानव जीवन पे भी पड़ता है। तो इसके लिए हमें इसको संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यहाँ देखिए जैव मंडल को यहाँ दिखाया गया है, जैसे जैव मंडल में क्या क्या शामिल है। यहाँ देखिए जल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल है, ये सारे स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, ये सब मिलकर जीव मंडल, जैव मंडल बना रहे हैं। तो टॉपिक कंप्लीट होता है और अब बारी है क्वेश्चन का। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स के लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आपका इवैल्यूएशन भी ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।